Now what is capacitor? Capacitor is a system of two conducting plates, two conductors separated by some insulator. Separated by some insulator. ठीक है, रीड करिए इस डेफिनेशन को कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो कंडक्टर्स की प्लेट होंगी। अब जैसे एक आपने ये प्लेट ले ली, ठीक है, एक कंडक्टर प्लेट आपने ये ले ली और आपने इन दोनों के बीच में कुछ यहाँ सेपरेशन रख दी, कुछ गैप रख दिया, और ये जो गैप है इसके बीच में इंसुलेटर होना चाहिए। जैसे सपोज इसके बीच में एयर आ गई, तो एयर नेचुरली एक इंसुलेटर है, तो हम यहाँ एयर लिख सकते हैं, कोई इंसुलेटर ले सकते हैं। ये दोनों प्लेट्स हमने ली, ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं कैपेसिटर। सो डेफिनेशन क्लियर है सबको? डेफिनेशन और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम हमने बना दिया। अब देखिए इस कैपेसिटर का यूज क्या होता है। इट वाज फर्स्ट यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक, स्टोर और होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसका काम होता है ये चार्जेस को होल्ड करके रखती है। चार्जेस इसके ऊपर होल्डेड रहेंगे। देखिए इस तरह से, अब जैसे ये दो मैंने प्लेट ली कंडक्टर्स, अब मैं ऐसा करता हूं कि इसमें एक कंडक्टिंग प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर देते हैं हम, सपोज किसी सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरी प्लेट को सेल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर देते हैं। सो यह हमारी जो पॉजिटिव प्लेट है इस पे पॉजिटिव चार्ज बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो सेकंड प्लेट है इस पर नेगेटिव चार्ज बिल्ड होने लग जाता है। क्योंकि हमने इनके बीच मीडियम यहाँ पर इंसुलेटर लिया है, और इंसुलेटर में से तो चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, एयर या इंसुलेटर है, तो इस गैप में से कोई चार्ज फ्लो कर सकता है। इसलिए पॉजिटिव चार्ज प्लेट 1 पर स्टोर हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज प्लेट 2 पर स्टोर हो जाएगा। तो इस सिस्टम का सबसे पहले यूज किया गया टू स्टोर और होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्जेस। आप जानते हो कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी दो टाइप्स की मेमोरीज होती हैं, वन कॉल्ड रैम एंड वन कॉल्ड रोम। रैम एंड रोम। तो ये जो रैम होती है ये तब तक ही मेमोरी काम करती है जब तक आप कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करते हो तो रैम में प्रेजेंट डाटा इरेज हो जाता है। रैम वाज फर्स्ट डिजाइन्ड यूजिंग द कैपेसिटर, डिजाइन्ड यूजिंग कैपेसिटर। तो इसमें जो हम इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, वो चार्जेस की फॉर्म में होल्ड और स्टोर होती है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्रामिंग के थ्रू जो भी डेटा हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, यानी जिस भी टाइप का डेटा, उसे चार्जेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर रैम में प्रेजेंट ये कैपेसिटर्स उस चार्ज को होल्ड करते हैं। इसलिए आप इस बात को लेकर चलेंगे कि कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटर का यूज क्या है। Capacitor is a system of two conductors which is separated by some insulator, and it was first used to store or hold the electric charges. Any doubt up to this, Lisha? Any doubt? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? प्लीज रेज योर हैंड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं कि एक कैपेसिटर कैसे चार्जेस को होल्ड करता है और उस समय क्या होता है। देखिए जब हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्जेस को स्टोर करना स्टार्ट करते हैं, जैसे मानिए ये एक प्लेट है और हमने इस पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर दिया प्लेट नंबर 1 पर, और ये जो दूसरी इसके साथ प्लेट है इस पर सपोज यहाँ नेगेटिव चार्ज होल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे नेगेटिव चार्ज। ये हो गया प्लेट नंबर 2। तो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दो चार्जेस हो गए, तो इस प्लेट के बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा?
पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे शो किया। तो मतलब जब ये चार्जेस को स्टोर करते हैं तो यहाँ बीच के मीडियम में क्या, जो ये इंसुलेटर मीडियम था, इसके बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो तुमने बीच में मीडियम में एयर लिया है, ठीक है, यहाँ पे आपने जो अपना इंसुलेटिंग मीडियम लिया है, मान लो वो आपने कैसा मीडियम लिया है, एयर। तो जैसे मैं इन दोनों प्लेट्स पे चार्जेस को होल्ड करना स्टार्ट करता हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये एयर को आयनाइज करना स्टार्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ionizes the insulating medium, ionizes the insulating medium, ये बीच के इंसुलेटिंग मीडियम को आयनाइज करने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हर बार करने लग जाता है, जब ये इलेक्ट्रिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है तब ये बीच के मीडियम को आयनाइज कर सकता है। और जैसे ये मीडियम आयनाइज हो जाएगा तो ये मीडियम कंडक्टिंग बन जाता है। कंडक्टिंग मीडियम बिकम्स कंडक्टिंग, ठीक है। और जब ये मीडियम कंडक्ट करने लग जाएगा, इसमें से चार्जेस पास होने लग जाएंगे, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इन प्लेट्स पर होल्ड हैं, ये चार्जेस लॉस हो जाएंगे। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज, यानी जिसका लॉस हो जाना, ये चार्ज यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ऐसा तब होगा जब ये बीच का मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम आयनाइज हो जाए। अब आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलो, जैसे अगर आपको एयर को आयनाइज करना है, फॉर एयर इलेक्ट्रिक फील्ड equals to 3 multiplied 10 raised to power 6 Newton by Coulomb is needed to ionize the air. To ionize the air. तो अगर हम एयर को आयनाइज करना चाहते हैं, हमें इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 3 into 10 raised to power 6, तब जाकर एयर आयनाइज हो जाती है। लेकिन जब एक बार यहाँ बीच में इंसुलेटिंग मीडियम जो भी आपने रखा है, अगर वो आयनाइज हो जाएगा तो चार्जेस यहाँ पर लॉस्ट हो जाएंगे। और ये कैपेसिटर का जो पर्पस था, यूज टू स्टोर द होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सारा पर्पस खत्म हो जाएगा। हर मीडियम का एक लिमिट होता है कि वो कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर से पास होने दे सकता है। इस लिमिट को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम कहते हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा था। अब मैं आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन होती है मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which an insulating medium can pass without ionization, without ionization, which it can pass without ionization। इस लिमिट को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इस बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रिपेयर होगा, कैन वी स्टोर as charge on a capacitor, can we store as much charge on a capacitor as we want? क्या हम किसी भी कैपेसिटर पर कितना भी चार्ज कर सकते हैं, जितना हम चाह रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा मतलब उतना चार्ज स्टोर कर सकते हैं या नहीं, या देयर इज ए लिमिट? हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन? Limit Sir, there is a limit. There is a limit. So yes, see again, what is a capacitor? It is a system in which we use two conducting plates to hold the charges, and in between them we use some insulating medium like air. Okay, so it is used to store the charges. First time computer memory like the RAM was designed using the capacitor. So जो भी इंफॉर्मेशन आपको डेटा कंप्यूटर में स्टोर करना होता है, बाय द ASCII कोड्स, बाय ASCII कैरेक्टर्स, इट इज चेंज इनटू चार्जेस एंड देन चार्जेस आर होल्ड ऑन टू द रैम। ठीक है। अब क्या होता है कि हम किसी भी कैपेसिटर पर एक लिमिट तक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बीच का जो इंसुलेटिंग मीडियम वो
आयनाइज हो जाता है। जब हम इन प्लेट्स पे चार्ज को स्टोर करते हैं ना, तो ये प्लेट्स प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इन पे चार्ज को स्टोर करते हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स? मैंने पीछे गॉस थ्योरम वाले टॉपिक में ये पॉइंट करवाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, जैसे देखिए अगर आपके पास कैपेसिटर की ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट है, पहली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। अब कितना, पहली प्लेट पे प्लस सिग्मा डेंसिटी का पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे जितना चार्ज है उसको माइनस सिग्मा लेंगे। सिग्मा क्या होता था, पिछले टॉपिक्स में बताया था, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटीज। तो याद है आपको, हमने गॉस थ्योरम की एक एप्लीकेशन करी थी, फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स, है बेटा याद ये पॉइंट? ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने वहां पे 3 रीजन बनवाए थे, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। मैंने बताया था कि सिर्फ इस रीजन नंबर 2 बिटवीन द प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और उसकी वैल्यू होती है बच्चों सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आगे अभी हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे कैपेसिटर से रिलेटेड, वहां पे ये वाला पॉइंट यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होता है। और सिग्मा किसे बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है कि कितना चार्ज है प्लेट्स पे डिवाइड कितना एरिया है। तो अब आपको एक बात तो क्लियर इससे समझ आ रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है, क्योंकि ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है और सिग्मा की वैल्यू अगर हम चार्ज बाय एरिया पुट कर दें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन ऑन द प्लेट्स। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ ज्यादा चार्ज दोनों पर देता जाऊंगा तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जब ये उस मीडियम की लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, हर मीडियम की एक लिमिट है जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस मीडियम में से पा सकते हैं, तो जब ये उस लिमिट से एक्सीड हो जाएगा, उस लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, तो वो बीच का मीडियम आयनाइज हो जाएगा और कंडक्ट करने लगेगा आयनाइज होने की वजह से। अभी जैसे ये कंडक्ट करने लगेगा तो उससे क्या होगा कि ये सारे चार्जेस लॉस्ट हो जाएंगे और जिस पर्पज से हमने कैपेसिटर को क्रिएट किया है टू स्टोर द चार्जेस, ये बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के यहाँ तक कोई डाउट इन स्लाइड्स में? लेट्स रिवाइज वंस अगेन। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में पहला पॉइंट आपको डेफिनेशन बताया, दूसरा पॉइंट इसका यूज समझाया, तीसरा ये प्रैक्टिकली कहाँ यूज होता है ये बताया मैंने अभी आपको, चौथा कि क्या हम कैपेसिटर पर कितना भी चार्ज स्टोर कर सकते हैं, आंसर है नहीं। फिफ्थ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, और सिक्स, दो कैपेसिटर की प्लेट बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से। चलिए बताइए, यहां तक कोई डाउट? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बता दो दोबारा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बेटा एक बार दोबारा रीड कर लो। देखो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में मैंने बताया आपको मैक्सिमम लिमिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड which you can pass through any insulating medium so that वो insulating medium ionize ना हो, conducting ना करें। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट आप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकते हो उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेशन। तो सर अगर हम क्या कहते हैं इसके भी हम वैक्यूम में इसका यूज करें तो हम कितना भी कर सकते हैं? वैक्यूम, यस, वैक्यूम में हम कितना भी यूज करें तो वैक्यूम के लिए पॉसिबल नहीं है। दोनों प्लेट्स जब हम लेंगे तो उनके बीच में हमें एयर मीडियम रखना है, कोई इंसुलेट मीडियम बीच में हमें यहाँ पर कैरी करना है। ठीक है, वैक्यूम लेके उसको डिजाइन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल डायग्राम दिखाऊंगा, उसका इंस्ट्रूमेंट अभी आपको चेक कराऊंगा कि कैसा होता है। सो प्रैक्टिकली इसको ऐसे डिजाइन करना पॉसिबल नहीं होता, या तो इसके बीच में एयर आती है या कोई और इंसुलेटिंग मीडियम हमें ऐड ऑन करना पड़ता है। चलिए अब मैं कुछ मैथमेटिकली आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ कैपेसिटर से रिलेटेड, इन्हें ध्यान से समझना। जैसे हमने लोगों ने ये कैपेसिटर लिया, एक प्लेट ले ली, ये पॉजिटिवली चार्ज कर दी। अब हमने ये दूसरी प्लेट
ये नेगेटिव चार्ज कर दी, ठीक है। अब ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, is the potential of plate 1 and potential of plate 2 same? What do you think? क्या इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम है और देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम? सेम है मेरे ख्याल से। सेम क्यों होगा बेटा? एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट नेगेटिव है। पोटेंशियल जो होता है वो चार्ज के साइन पे डिपेंड होता है, के क्यू बाय आर। पीछे हमने पढ़ा था ना पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाय आर, तो वो चार्ज के साइन पे डिपेंड होता है। तो इसलिए अगर आपका यहाँ पर पोटेंशियल की आप बात करेंगे, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल का एक डिफरेंस है। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल अलग है, नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल अलग है, और दोनों प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस है। सो लेट वी से V इज द सिंबल which represents potential difference between two plates. Potential difference between two plates. और अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है इस पॉइंट को, पीछे आइए, देखिए इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपने पढ़ा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पक्का होगा। सी दिस फॉर्मूला, E is dV by dr। अगर E एग्जिस्ट है तो dV भी एग्जिस्ट करेगा। सो व्हाट इज dV? dV इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस है इन दोनों में। अब मैं उस डिफरेंस को V सिंबल से शो कर रहा हूं। सेकंड मैं यहाँ पे सिंबल ले रहा हूं Q। Q सिंबल इज फॉर द चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट्स। चार्ज स्टोर की इस पे प्लस Q चार्ज है, इस प्लेट पे माइनस Q चार्ज है। सो हियर it is found that charge on the plates is directly proportional to potential difference। कि अगर आप इन प्लेट्स पे ज्यादा चार्ज स्टोर करोगे तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। कैसे? देखो, अब आप इस फॉर्मूला पर आओ। देखो जो सिग्मा है वो Q बाय ए है, पिछली स्लाइड में शो है ना बच्चों, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय ए यहाँ पर। अब अगर मैंने ज्यादा चार्ज स्टोर करा तो सिग्मा इंक्रीज हो जाएगा। सिग्मा इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। यस और नो? सो मैं इस बेसिस पे ये डिसाइड कर सकता हूँ ना Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हियर। यस और नो? यस सर। यस क्लियर है ना ये पॉइंट? दोबारा देख लो, दोबारा आराम से सुन लो। देखो जो बिटवीन इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा पे डिपेंड है, और सिग्मा का यहाँ पे फॉर्मूला देखो चार्ज पे डिपेंड है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड है। तो अगर मैं इंक्रीज करूंगा चार्ज को, चार्ज के इंक्रीज होने से सिग्मा इंक्रीज होगा, सिग्मा के इंक्रीज होने से E की वैल्यू इंक्रीज होगी, और E की वैल्यू इंक्रीज होने से इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, dV की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर? तो इस कारण से हम ये पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं that Q is directly proportional to V। Any doubt to anyone in this point? Q direct proportional to V? नो चलिए, since Q is directly proportional to V, we can write here Q is found to be directly proportional to V, therefore we can write Q is equal to CV। तो मैंने प्रोपोर्शनल से इक्वल में चेंज करने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी है। सो Q is equal to CV। Here C is called constant of proportionality and is read as capacitance of the capacitor। capacitance of capacitor, तो इसको रीड करते हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। चलिए दोबारा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा Q V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो हम लोगों ने लिख दिया Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ जो हमने C लगाया है, एक तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, प्लस उसको इस तरह से बोला जाता है, रीड किया जाता है कैपेसिटेंस ऑफ द
कैपेसिटर। चलिए अब हम इसी पॉइंट पर आगे कंटिन्यू करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर? क्या पॉइंट समझ आया? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो देखिए सेकंड इक्वेशन को, इसमें सी सिंबल कैपेसिटेंस है और जो कि Q और V की रेशियो बन जाता है, Q by V। So what is capacitance of capacitor? It is the ratio of charge on the plates of capacitor to the potential difference between plates of capacitor. To the potential difference between the plates of capacitor. चलिए पहले स्लाइड पे आते हैं दोबारा से स्टार्टिंग। So first of all, tell me what is capacitor? What do you mean by a capacitor? Two conductors separated by some insulator. And its purpose is to hold the electric field. ठीक है। what type of medium we take between the plates of capacitor? Insulating medium. Insulating medium. Give one example of such insulating medium. Air, water. Air. What do you mean by dielectric strength of an insulator? What do you mean by dielectric strength of an insulator? Maximum limit of electric field. Maximum limit of electric field which you can pass without breaking its insulating property, without ionization of that insulator. What is the dielectric strength for air? What is the value of dielectric strength of air? This is the value of dielectric strength of air. 3 into 10 raised to power 6 Newton by Coulomb. इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए होता है। क्या इंसुलेटर हमेशा इंसुलेटर ही रहता है और कैन इट बी ए कंडक्टर? कंडक्टर भी बन जाता है जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कंडक्टर भी बन जाता है जब हम उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं। नेक्स्ट जो बताइए, कैन वी स्टोर एज मच चार्ज एज ऑन ए कैपेसिटर एज वी नीड? No. What happens if we store large and large charge? ज्यादा चार्ज स्टोर करते जाएंगे तो क्या होने लगेगा? तो वो कंडक्टिंग मीडियम में चेंज हो जाएगा। तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके प्लेट्स के बीच में वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच के इंसुलेटर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कंडक्टिंग मीडियम में चेंज हो जाएगा, और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कंडक्टिंग मीडियम में चेंज होगा तो इसके वजह से वो जितना चार्ज उन दोनों प्लेट स्टोर हुआ था वो सारा चार्ज यहाँ पर लॉस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। क्लियर? तो सर फिर चार्ज के दोनों शीट्स के बीच में कंडक्टर रखो ही मत, जिसकी वजह से ब्रेक भी ना हो ना। उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमें इंसुलेटर ही रखना पड़ेगा उसके बीच में। दोबारा बता दो, ये नहीं समझ में आती। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पे? इस डेफिनेशन को रीड कर क्या लिखा है यहाँ पे? द मैक्सिमम लिमिट, तो कितना ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर में से पास कर सकता है ताकि वो इंसुलेटर अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लॉस ना करें, वो इंसुलेटर कंडक्ट ना करें, वो इंसुलेटर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ही रहे उसकी। उस मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का नाम देते हैं। सो मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर। अब जैसे एयर में से तू ज्यादा से ज्यादा 3 into 10 raised to power 6 न्यूटन बाई कुलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर सकता है। अगर तूने इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया ना तो ये एयर आयनाइज हो जाएगी, और एयर आयनाइज होगी तो ये कंडक्ट करने लग जाएगी। तो जैसे कंडक्ट होगी तो जितना चार्ज नेगेटिव प्लेट पर है सेकंड प्लेट पर, वो चार्ज फर्स्ट प्लेट पे पहुंच जाएगा, और चार्जेस फिर पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये चार्जेस फिर इसके ऊपर होल्ड नहीं रहेंगे, स्टोर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर देखिए इस स्लाइड में मैंने आपको समझाया है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये कैसे हुआ कि अगर मैं ज्यादा चार्ज स्टोर करूंगा
तो इनके प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जहां मैंने ज्यादा चार्ज को स्टोर किया, यहाँ प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बिटवीन द प्लेट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है, चार्ज बाय एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो अगर मेरा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा बीच के इंसुलेटर की, तो वो इंसुलेटर कंडक्ट करने लग जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला सीधा सीधा कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे V सिंबल से पोटेंशियल डिफरेंस को शो किया है, Q सिंबल से चार्ज को स्टोर किया है, और हमने लिख दिया Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल में चेंज किया, तो एक कांस्टेंट टर्म हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इस कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको रीड करते हैं, इसका नाम होता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यानी अब दो चीजें हो गई, एक तो कैपेसिटेंस वर्ड होता है, एक कैपेसिटर होता है। तो बात करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर? सो डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। सो आप बता सकते हो क्या डिफरेंस होगा बच्चों? डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। सो कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। कैपेसिटर उस पूरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इट इज द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स separated by some insulator। कि ये तो पूरे सिस्टम का नाम है कि भाई दो कंडक्टर है और उनके बीच में कोई इंसुलेटर है। इस सिस्टम का काम है यूज टू होल्ड द चार्ज। इस सिस्टम का काम है चार्ज को होल्ड करना। अब अगला वर्ड हमने बोला कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द ratio of charge on the plates to the potential difference between the plates, to the potential difference between the plates। यानी कैपेसिटेंस इज दिस रेशियो Q डिवाइड बाय V। Clear point difference between capacitor and capacitance? Any doubt in this slide? Distance between capacitor and capacitance? सर कैपेसिटर चार्ज को कहाँ पे होल्ड कर रहा है? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कहाँ है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज से प्रोड्यूस होगा? अगर इस प्लेट पे चार्ज होगा, देखिए प्लेट 1 पे 2 पे, तो ही तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना। तो चार्ज इस प्लेट पे होल्ड रहेगा, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे। ठीक है, तो अब कैपेसिटर किसे बोलते हैं? वो जो सिस्टम चार्ज को होल्ड कर रहा है। और कैपेसिटेंस क्या किसे बोलते हैं? कि उस पे कितना चार्ज है और कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है। चलिए अब अगले पॉइंट को समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो अब हम बात करें कि ये कैपेसिटेंस को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है। सो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस is called फैरेड। इसको फैरेड की यूनिट में मेजर करते हैं कैपेसिटेंस को। इसका सिंबल कैपिटल F होता है। ठीक है, अब जैसे हमने पीछे फॉर्मूला किया कैपेसिटेंस का, क्या फॉर्मूला होगा? चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला है। तो इसमें ये जो C हम लिख रहे हैं, इसकी जगह हम लिख लेते हैं 1 फैरेड। मान लो हमारे पास एक 1 फैरेड का कैपेसिटर है।
तो वो कब 1 फैरेड होगा, जब उस पे कितना चार्ज होल्ड होगा, 1 कूलम्ब चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस उसके प्लेट्स के बीच में कितना होगा, 1 वोल्ट. सो वी कैन से कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड व्हेन capacitance is 1 farad when capacitor holds a charge of 1 coulomb and potential difference is 1 volt between the plates. ठीक है, क्लियर है ये स्लाइड. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? फैरेड. What is formula of capacitance? C is equal to Q by V. by V. Unit of charge is coulomb. Unit of potential difference is volt. So हम कब बोलते हैं capacitance is 1 farad? जब कैपेसिटर 1 कूलम्ब चार्ज होल्ड करें और पोटेंशियल डिफरेंस उसके प्लेट्स के बीच में 1 वोल्ट का हो. ठीक है, दोबारा आते हैं. सो यहां से हमने करना स्टार्ट किया कैपेसिटेंस का मतलब C is Q by V. और मैंने यहाँ ऊपर बताया आपको Q इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V. अच्छा, चलिए इस फॉर्मूला को देखकर एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं यहाँ पे. बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑन व्हाट फैक्टर कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर depends on what factor capacitance of a capacitor depends. अगर बच्चों आप कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखते हो तो ऑन व्हाट फैक्टर डज दिस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स. तो भी यहाँ एक बच्चे का आंसर आया चार्ज. और Sir, size and shape of a conductor. Medium. Potential difference. साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर. Medium. एक तो ये आंसर Medium. आया अभी हमारे पास. दूसरा यहाँ पे आ रहा है मीडियम. बिटवीन प्लेट्स. और अभी एक बच्चा आंसर दे रहा था चार्ज. तो बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन, कैपेसिटेंस does not depends upon charge and potential difference. ये जो कैपेसिटेंस है ये चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंडेंट नहीं है. क्यों नहीं है डिपेंडेंट चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर? सो कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं होता चार्ज और पोटेंशियल पे. क्यों नहीं डिपेंड होता? पीछे इस बात का आंसर करा है, ध्यान नहीं देते हो. क्या लिखा है यहाँ पे कैपेसिटेंस के बारे में? रीड करना है साइड में. हाँ बेटा लव बोलिए, ये लाइन क्या लिखी है? सर ये वर्ड क्या लिखा है मैंने? मैंने? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इधर आई इस फॉर्मूला पे ध्यान दे. क्यू डिपेंड है V पर, चार्ज डिपेंड है V पर. अगर तुम चार्ज इंक्रीज करोगे V इंक्रीज होगा, तुम चार्ज डिक्रीज करोगे V डिक्रीज. ये C डिपेंड नहीं है V पर, ये C डिपेंड नहीं है Q पर. ये तो एक कांस्टेंट है और इसका नाम क्या है? कैपेसिटेंस. अब क्वेश्चन आप किस पे डिपेंड होता है? तो आगे चलकर हम प्रूव करेंगे एक डेरिवेशन के बाद कि कैपेसिटेंस डिपेंड होता है इन दोनों प्लेट्स के एरिया पर. डिपेंड होती है हमारी दोनों प्लेट्स का एरिया कितना है, 1 और 2 प्लेट का. और डिपेंड होता है इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपने कौन सा इंसुलेटिंग मीडियम डाला है. जैसे मैं अभी कुछ एग्जांपल्स में ले रहा था,
तो एयर मीडियम हो, इन दोनों प्लेट्स का एरिया कितना है, इनके बीच में मीडियम कितना है, इन फैक्टर्स पे ये डिपेंड होता है। ये आगे चलकर एक डेरिवेशन से प्रूव आएगा इसका। इसलिए देखो पे हमने इस स्लाइड में लिखा है साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो इन फैक्टर्स पर कैपेसिटेंस डिपेंडेंट होता है। यहां हेडिंग बनाएंगे फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। तो ये इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड होगा। तो इसका प्रूफ भी आएगा आगे, प्रूफ बाय सम डेरिवेशन। ठीक है, एक डेरिवेशन से इसका प्रूफ भी आएगा। लेकिन इस बात को तो ध्यान में रखना है कि इन दो फैक्टर पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं है, चार्ज पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे। इसका रीजन में आप साथ में ये फॉर्मूला यहाँ पे याद कर सकते हो कि चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड था, और जो सी था वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसलिए ये यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसी फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन। क्वेश्चन इज ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन Q and V for a capacitor. Draw a graph between Q and V for a capacitor. So कैसा ग्राफ हमारे पास बनेगा और क्यों बनेगा, इसको देखना है हमें। अब जैसे देखो यहां पर आपने ले लिया Q और इधर आप ले लो इस एक्सिस पे V, लेकिन आपने थ्योरी में पीछे पढ़ा है चार्ज Q और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं यहाँ पे V को इंक्रीज करूंगा Q की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। फिर मैंने पढ़ा Q और V की रेशियो भी कांस्टेंट है, इस रेशियो को हम C कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ आएगा ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। देयरफॉर क्योंकि Q V के प्रोपोर्शनल है तो आप लिखोगे देयरफॉर ग्राफ बिटवीन Q and V is a straight line inclined to V एक्सिस। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, इस V एक्सिस से इंक्लाइंड होगा। बच्चे जब भी हम कोई ग्राफ कैलकुलेट करते हैं ना, तो उस ग्राफ से हमें एक इंफॉर्मेशन और मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उस ग्राफ के स्लोप से। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्लोप ऑफ एनी ग्राफ? स्लोप ऑफ एनी ग्राफ, स्लोप होता है जो भी उस ग्राफ के y एक्सिस पर लिखा हुआ है और जो उसके x एक्सिस पर लिखा हुआ है, इसका रेशियो y उसका। तो अभी इस क्वेश्चन में y एक्सिस पर है चार्ज, x एक्सिस पर है पोटेंशियल, और q बाई v को कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यानी कि इस केस में स्लोप कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्राफ बिटवीन q एंड v इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू v एक्सिस एंड स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, slope of this graph equals to capacitance of the capacitor, equals to slope of this graph equals to capacitance of the capacitor, slope of this graph equals to capacitance of the capacitor. So याद रहेगा, what kind of graph is between Q and V? Graph between Q and V is a linear. Linear meaning straight line graph. Straight line. So graph between Q and V is a straight line graph and inclined to V axis, and slope of this graph is equal to the capacitance. चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, from the graph identify capacitor of large capacitance. आपको ग्राफ से आइडेंटिफाई करना है
ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस लार्ज हो, या मैं यहाँ पर दो ग्राफ आपको शो कर रहा हूँ। सो देखिए इस एक्सिस पर है Q, इस एक्सिस पर है V, और ऐसे ये दो ग्राफ आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये C1 कैपेसिटेंस है, ये C2 है। आपको विद रीजनिंग आइडेंटिफाई करना है कि C1 और C2 में से कौन सी कैपेसिटेंस ज्यादा है और क्यों है। आइडेंटिफाई कैपेसिटर ऑफ लार्ज कैपेसिटेंस। C1 C1 सर C1 की ज्यादा है क्योंकि क्योंकि उसका उसकी स्लोप ज्यादा है। यस, तो ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। हम लिखेंगे स्लोप ऑफ QV ग्राफ गिव्स capacitance. Slope of this QV graph gives capacitance, and here slope of C1 is greater than slope of C2, ठीक है। Therefore capacitance C1 is greater than capacitance C2। तो C1 की वैल्यू यहाँ पे C2 के कैपेसिटेंस से ज्यादा होगी। एनी डाउट अप टू दिस? नो सर। चलिए एक बार दोबारा आते हैं पीछे। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस